So in today's video, we are going to be looking at all the questions of Philip Sidney as a critic. Being literature students, आपको ये बात क्लियर होगी कि फिलिप सिडनी को एज अ राइटर हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश लिटरेचर के सेक्शन के अंदर, जहां पर हम लोग इनकी पोएम्स और इनकी सोनेट सीक्वेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वहीं पे आप जब फिलिप सिडनी को एज अ क्रिटिक देखते हैं तो इसको आप पढ़ते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सेक्शन के अंदर, जहां पर इन्होंने जो सेमाइनल क्रिटिकल एसे अपना लिखा है अपॉलजी फॉर पोएट्री, वो किस एरा में लिखा था, रनायसा के एज में इनको क्यों वो ऐसे लिखने की जरूरत पड़ी, क्रिटिसिज्म का क्या रोल था उस टाइम पे, एंड क्यों या फिर किसने अटैक किया था इनके ऊपर कि इनको ये अपना ऐसे लिखना पड़ता है। इन सभी जानकारी के बारे में हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा इन सीइंग एंड डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक, क्योंकि इनके उसी सेमाइनल क्रिटिकल एसे से इतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई वुड डिवाइड दिस पर्टिकुलर वीडियो इनटू टू पार्ट्स। तो मेक श्योर करिएगा कि आप आज का वीडियो देखने के बाद जरूर से इसका सेकंड पार्ट भी चेकआउट करें, ताकि आप इस पर्टिकुलर एसे के या फिर जो इनका क्रिटिकल वर्क है उनके सभी क्वेश्चंस को लगा पाए एंड समझ पाए अपने एग्जाम से पहले कि इनके क्रिटिसिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। टॉकिंग अबाउट हिज क्रिटिसिज्म, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको राइटर्स को सेग्रीगेटेड वाइज या फिर एज वाइज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि फिलिप सिडनी को हम लोग रनायसा की एज के अंदर पढ़ते हैं। ही इज कंसिडर्ड वन इकलौता काइंड ऑफ क्रिटिक जिन्होंने रनायसा के एज में क्रिटिसिज्म को लिखा था या फिर अपना क्रिटिकल एसे लिखा था। तो मेक श्योर करिएगा कि आप जब भी क्रिटिसिज्म को पढ़ें तो बहुत ही सेग्रीगेटेड मैनर में पढ़ें, एंड आप जरूर से क्रिटिक्स की एज के बारे में भी जानकारी रखें कि इस एज में कौन कौन से क्रिटिक्स आते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके क्रिटिकल एसेज या फिर क्रिटिक्स को भी प्रॉपर एजेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसा आप लोग ब्रिटिश लिटरेचर में पढ़ते हो। उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि भाई ये वाला क्रिटिकल एसे इस एज को बिलोंग करता है, इस एज में क्रिटिसिज्म की जरूरत क्या पड़ी थी। इन सभी चीजों को मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है। तो मेक श्योर आप इसको जरूर से एक बार चेकआउट करें। आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप पूरे कोर्स को लेक्चर बाय लेक्चर क्रोनोलॉजी में पढ़ते हो, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिलिप सिडनी को एज अ क्रिटिक देखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझें और अपने नोट्स में इसके कीवर्ड्स को मेंटेन करें। आप चाहें तो मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने अपने इसी चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बना के रखी हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को मदद करती हैं उनके कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो मेक श्योर कि आप मेरी इसी चैनल पर फ्री प्लेलिस्ट को भी जरूर से चेकआउट करते हैं। एंड अगर आपके एग्जाम नजदीक हैं एंड आप हर एक सेक्शन के सिग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाना चाहते हो जज करने के लिए कि अब आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई या फिर कौन सा सेक्शन आपका कितना अच्छा प्रिपेयर है, तो मेक श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ ना भागकर पहले सिग्रीगेटेड एंड टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगा के जज करें कि आपने अगर लिटरेरी क्रिटिसिज्म पूरा प्रिपेयर किया तो क्या आपके उस पर्टिकुलर राइटर के या फिर पूरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस एक साथ बन रहे हैं या नहीं, और अगर बन रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये सभी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी का ही जो फ्री वर्जन है, जहां पर बच्चों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने को क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। मेक श्योर आप इस चैनल का पार्ट हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है एंड इन प्रैक्टिस की वजह से बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेटर होने लगती है। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल्स मिल गई हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में डिटेल में बात कर लेंगे। अभी चलते हैं और आपके फिलिप सिडनी के क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2020 में आपसे पूछा गया है फिलिप सिडनी की क्रिटिकल एसे से ये क्वेश्चन, पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ थ्री काइंड्स। अपने सेमाइनल एसे द अपॉलजी फॉर पोएट्री के अंदर इन्होंने तीन टाइप्स ऑफ पोएट्री के बारे में बात की है। वो कौन से तीन टाइप्स हैं? तो सबसे पहला है आपका रिलीजियस टाइप ऑफ पोएट्री, दूसरा है आपका फिलोसॉफिकल टाइप ऑफ पोएट्री, एंड तीसरा है आपका इमेजिनेटिव, जिनको उन्होंने कहा है ट्रू काइंड या फिर आपकी गुड काइंड ऑफ पोएट्री। रिलीजियस पोएट्री में यू आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट द praise of the God and उनके miracles और उनके blessings के बारे में आप बात करते हुए दिखाई देंगे। Philosophical kind of poetry will always be giving you some morals, some principles and आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा अपनी teaching से। Imaginative kind of poetry जो हम लोग के fictional world में होती है is considered a true kind of poetry, जिसको आप imitate करते हो इस दुनिया की reality से and उसके अंदर emotions डालते हो, उसके अंदर वो हर चीज डालते हो जो इंसान को वो हर चीज सिखाने
दिखाने की कोशिश करती है जिसकी उसको इस दुनिया में रहने की जरूरत है। सो इट इज अ क्रिएटिव एंड अ वेरी इमेजिनेटिव प्रोसेस जिसको इन्होंने तीसरे वाले ऑप्शन के अंदर डाला है, जिसको ये कहते हैं कि सबसे अच्छी टाइप ऑफ पोएट्री होती है। सो दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ पोएट्री जो फिलिप सिडनी ने अपने एसे में बताया है। अक्टूबर 2020 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको सुनकर बहुत मजा आएगी। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट राइम इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री। अब राइम एक ऐसा एलिमेंट जो हम लोग अपनी पोएट्रीज में जरूर से देखा करते हैं एंड उसको मानते हैं कि इसकी वजह से हमारी पोएट्री को रिदम मिलती है, मतलब कि मेलोडियस बनता है। तो कौन ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि अगर आपकी पोएट्री में राइम नहीं भी है तो भी चलेगा? यहां पर आपको चार क्रिटिक्स के नाम दिए हुए हैं। वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, वी हैव होरेस, वी हैव सैमुअल डेनियल एंड वी हैव फिलिप सिडनी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि राइम और मतलब पोएट्री की लैंग्वेज एंड आपके प्रोज की लैंग्वेज के बारे में उन्होंने जरूर से बात की है अपने लिरिकल बैले में, जिसकी वजह से आपके एसटी कॉलरेज और इनकी लड़ाई हो गई थी। लेकिन यहाँ पे बेसिकली राइम के बारे में इन्होंने बात ना करके एवरीडे लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, तो इनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। होरेस अपने आर्स पोएटिका के अंदर बताते हैं कि आपका सब्जेक्ट मैटर शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आप जो भी वर्क लिख रहे हो। राइम और उसके फॉर्मल एलिमेंट्स पर आप इतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो होरेस हम लोग का एक पहला ऑप्शन सही बैठ जाएगा। दूसरा है सैमुअल डेनियल। भाई इनको तो बिल्कुल ही हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने एक पूरा डिफेंस ऑफ राइम पे ऐसे लिखा हुआ है जहां पर ये राइम की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। लोग इनको जितना भी क्रिटिसाइज करते हैं उसके उलट जाकर ये राइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो सैमुअल डेनियल विल नॉट एट ऑल बी एन ऑप्शन। फिलिप सिडनी ने अपने सिमाइनल वर्क के अंदर बताया है कि आपकी जो राइम होती है इज यूजफुल फॉर पोएट्री। वो अच्छी बात है कि अगर आप अपनी पोएट्री के अंदर राइम को डालते हो तो उससे ज्यादा वो मेलोडियस हो जाती है, आप उसको याद अच्छी तरीके से कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपकी राइम होनी ही चाहिए पोएट्री के अंदर, जिसकी वजह से हम लोग को आंसर मिलता है हमारा बी एंड डी, जो कि है होरेस एंड फिलिप सिडनी, जो मानते हैं कि राइम अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हो तो अच्छी बात है, लेकिन दे डू नॉट कंसिडर राइम टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पोएट्री। अब इसके ही उलट आप जब देखोगे आपके जॉन ड्राइडन को, तो वो कहते हैं कि राइम तो आपके वर्क में होना ही चाहिए अपने एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर से लिखी होनी चाहिए एंड पता होना चाहिए कि कौन से राइटर ने किस चीज को प्रेफर किया है एंड कौन से राइटर ने किस चीज को कहा है कि नहीं भी हो तो भी चलेगा। जून 2019 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है एक बहुत ही इजी क्वेश्चन जो हर बच्चे को पता होगा। विच टू राइटर्स हैव रिटन एसेज ऑन द डिफेंस ऑफ पोएट्री। ऐसे कौन से दो क्रिटिक्स हुए हैं जिन्होंने डिफेंस करते हुए अपनी पोएट्री के ऊपर अपने एसेज को लिखा है? तो सबसे पहले है हमारे सर फिलिप सिडनी, जिनका अपॉलजी फॉर पोएट्री विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ आपका डिफेंस ऑफ पोएजी 1595 में लिखा है, जिसके अंदर वो रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टीफन गोसॉन के जो अटैक्स थे उसको, एंड आपके प्लेटो ने जो बातें बोली हैं पोएट्स को लेकर उसके बारे में ये बात करते हैं। देन इनसे ही इन्फ्लुएंस्ड होकर आपके पीबी शैली भी अपॉलजी फॉर पोएट्री, आपका ये अपॉलजी ऑफ पोएट्री 1821 में लिखते हैं। ही इज अ रोमांटिक क्रिटिक जो अगेन आपके प्लेटो के थ्रू किए जाने वाले जो भी अटैक्स थे पोएट्री एंड पोएट्स के ऊपर, उसको थोड़ा सा ये रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं एंड इसकी वजह से हमारा आंसर हो जाता है फिलिप सिडनी एंड पीबी शैली विच इज ए एंड बी। एंड दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो आपने इजीली बना लिया होगा। दिसंबर 2021 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन। इन एन अपॉलजी फॉर पोएट्री सिडनी डिस्कसेस द डायडैक्टिक फंक्शन ऑफ पोएट्री बाय कंपेयरिंग इट टू फिलोसफी एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसके अंदर आपके फिलिप सिडनी का ये जो सेमाइनल एसे है, क्रिटिकल वर्क है, उसके अंदर इन्होंने पोएट्री को किन दो आपके सब्जेक्ट से कंपेयर किया है एंड उल्टा कंपेयर ना करते हुए बेटर बताया है। तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फिलोसफी, दूसरा है आपका हिस्ट्री। इन्होंने कहा कि हिस्ट्री तो सिर्फ
आपके फैक्ट्स को स्टेट करता है, तो उन फैक्ट्स को एंड इवेंट्स को पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। देन फिलोसफी आपकी मॉरलिटी को सिखाने की कोशिश करता है, आपको नॉलेज देता है, बट इमोशंस के बारे में बात नहीं करता है। पोएट्री इज वन सच फील्ड जहां पर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स के भी चीजों को इंक्लूड कर सकते हो, फिलोसफी की टीचिंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, एंड इस दोनों को मिलाकर आप इंसान को वर्चुअस बना सकते हो एंड उनको बहुत ज्यादा नॉलेज देख सकते हो। एंड आपकी पोएट्री इसीलिए सबसे ज्यादा फिलिप सिडनी की आंखों में एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा जॉनरा है जो हिस्ट्री से भी बेटर है और आपकी फिलोसफी से भी बेटर है। एंड दिस इज द मेजर पॉइंट जो कि अपने एस्से में ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा फिलोसफी एंड हिस्ट्री। जून 2012 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, जहां पर आपके जो क्रिटिकल एसेज हैं उसकी लाइंस उठाकर आपसे क्रिटिक्स के नाम और उनके जो क्रिटिकल एसेज हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है मैच करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दीज आर वेरी फेमस लाइंस जो आपको क्रिटिकल एसेज में देखने को मिल जाएगा ऑफ दीज वेरी फेमस क्रिटिक्स। तो आप अगर पॉइंट नंबर डी को देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन एज रिच अ टेपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन। फिलिप सिडनी की जो डिफेंस ऑफ पोएट्री, अपॉलजी फॉर पोएट्री के अंदर उन्होंने आपके पोएट्स को सबसे ऊपर का दर्जा दिया हुआ है और कहा है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से या फिलोसफी से भी कहीं ज्यादा आगे है हमारी पोएट्री, जो हमें मॉरल सिखाती है एंड एक ऐसी दुनिया हमें इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके दिखाती है जो नेचर के फ्लॉज से भी कहीं ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे नेचर को भी पीछे छोड़ दिया है आपके पोएट्स इन पोएट्री ने। तो फिलिप सिडनी की ये वाली लाइन यहाँ पर मैच करेगी। देन गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस। आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है अगर नहीं क्लिक कर रहा है कि ये किसने बोला होगा, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने आपको पोएटिक जीनियस एंड पोएटिक इमेजिनेशन के बारे में पढ़ाया है एस.टी. कोलरिज के एसे बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर। तो आप अगर इन राइटर्स के या इन क्रिटिक्स के कुछ क्रिटिकल टर्म्स को भी पढ़ते हैं तो भी आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। कीवर्ड्स का ही ये पूरा यूजीसी नेट का खेल होता है कि अगर आपने अच्छी तरीके से कंटेंट कंज्यूम किया है ना, आपको कीवर्ड्स पकड़ने आता है कि इमेजिनेशन एंड पोएटिक जीनियस के बारे में तो हम लोग ने कोलरिज के एस्से में पढ़ा हुआ है, तो आपका ये आंसर मैच कर जाएगा। तो ए का आंसर 4 हो जाएगा। ओके, देन पोएट्री इज द ब्रेथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। ये तो सभी को पता होगा। हम लोग के वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैले में पोएट्री को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बताया है। इनके लिए पोएट्री एंड नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हेंस ये इससे मैच करता है। अब अगर आपने 3 ऑप्शंस मैच कर लिए हैं तो आपके लिए चौथा भी मैच करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस वॉज इजी एंड क्लियर टू यू। मार्च 2023 में फिलिप सिडनी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है आपसे ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन विच सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस ऑफ द फॉलोइंग। द अपॉलजी फॉर पोएट्री वाज रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। तो ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इनका ये जो सेमाइनल क्रिटिकल वर्क है द अपॉलजी फॉर पोएट्री और द डिफेंस ऑफ पोएजी, तो ये 1595 में लिखा गया था। स्टीफन गोसॉन ने इनको अटैक किया था, काफी सारे चार्जेस लगाए थे पोएट्री के ऊपर, उनके ही रिस्पॉन्स में इन्होंने ये वर्क लिखा है विच इज correct. Point number B. Sir Philip Sidney wrote the Apology for Poetry as a counter blast to Stephen Gosson's The School of Abuse. Just what I said earlier. आपके जो स्टीफन गोसॉन है जो कि प्यूरिटन थे, जो उस टाइम के एलिजाबेथन एरा की पोएट्री को एंड उस टाइम के ड्रामा एंड थिएटर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये कह रहे थे कि पोएट्री आपकी इमोरल होती है एंड आपकी यूथ को करप्ट करती है, लास्ट दिखा के, फ्रिविलिटी सिखाकर एंड ये सारी चीजें सिखाकर हमारी जो ऑडियंसेस हैं, यूथ है, उसको एफेमिनेट बना देती है। कुछ सिमिलर आपके प्लेटो ने भी ऐसा कहा था एंड हेंस ये अपने चार्जेस में भी कहते हैं कि अच्छा किया कि प्लेटो ने राइटली बैनिश कर दिया आपके पोएट्स को। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही बैठता है। स्टीफन गोसॉन रोट द स्कूल ऑफ अब्यूज इन अ यूफियोइस्टिक स्टाइल। अब ये है आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टॉट यू कि आपके स्टीफन गोसॉन ने ये जो एस्से लिखा है, क्रिटिकल एस्से अटैक करते हुए एंड सटायर करते हुए ओवर योर पोएट्री एंड योर ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन एरा, इसको इन्होंने लिखा है यूफियोइस्टिक स्टाइल में। ये जो वर्ड है आपके जॉन लिली के यूफियोइज्म स्टाइल से आता है विच इज अ हाईली सोफिस्टिकेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। तो आपके स्टीफन गोसॉन ने इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज किया है इस एस्से को लिखने के लिए एंड हेंस इसकी वजह से आपका ए, बी एंड सी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
जून 2013 में आपसे पूछा गया है फिलिप सिडनी की क्रिटिसिज्म से ये क्वेश्चन, जो कि आपसे कहता है इन द डिफेंस ऑफ पोएजी व्हाट डिड सिडनी एट्रीब्यूट टू पोएट्री। आपके जो सिडनी है अपनी डिफेंस ऑफ पोएट्री के अंदर, जहां पे पोएट्री को बताने की कोशिश करते हैं कि वो सभी फॉर्म्स या सभी जॉनराज एंड सब्जेक्ट से ऊपर है, उसको किस चीज का दर्जा देने की कोशिश की है। सो योर आंसर इज poetry is a moral power whereby poetry encourages the reader to evaluate virtuous model। आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि हिस्ट्री और फिलोसफी से कंपेयर करने के बाद आपके फिलिप सिडनी कहते हैं कि इसके अंदर इससे कहीं ज्यादा गुण होते हैं जो आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे, फिलोसफी में मिल जाएंगे। पोएट्री एक इंसान को वर्चुअस बनाने की कोशिश करती है, मॉरल्स देने की कोशिश करती है, इंस्ट्रक्ट भी करती है, डिलाइट भी करती है। ये सभी चीजें आपको पोएट्री के अंदर देखने को मिल जाएगी एंड हेंस इसके अंदर मॉरल पावर होती है एंड दिस बिकम्स योर आंसर। जून 2023 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑब्जर्व्ड इन द पैम्फलेट टाइटल्ड प्लेस कंफ्यूटेड इन 5 एक्शंस आई मे बोल्डली से इट बिकॉज आई हैव सीन इट that body comedies in Latin, French, Italian and Spanish have been thoroughly ransacked to furnish the playhouses in London। अब यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लिए करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इतने सारे क्रिटिकल एसेज की कोई भी 2 लाइन उठाकर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये कौन से वर्क से आया है। पर फॉर अ चेंज यहाँ पर आपको वर्क भी प्रोवाइडेड है एंड बहुत ज्यादा हिंट भी दी हुई है। हम लोग जब भी फिलिप सिडनी के क्रिटिकल एसे को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हैं तो हम लोग जरूर से स्टीफन गोसॉन का नाम देखते हैं जिन्होंने अटैक किया था जिसकी वजह से फिलिप सिडनी ने अपना फेमस वर्क इन क्रिटिकल एसे लिखा। पर यूजीसी नेट अब एक स्टेप आगे चला गया है, स्टीफन गोसॉन के सिर्फ स्कूल ऑफ अब्यूज जो उनका मेजर वर्क है उस तक ही सीमित नहीं है, वो उनके और भी क्रिटिकल वर्क्स के बारे में पूछता है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। एक नहीं काफी सारे इनके 3-4 वर्क्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनका ये जो वर्क है प्लेस कंफ्यूटेड इन 5 एक्शंस 1582 में, जिसके अंदर ये अगेन अपने बाकी वर्क्स की ही तरह लंदन के थिएटर, उनकी पोएट्री और उस टाइम पर जो भी प्ले राइटिंग की जा रही थी उसको बुरी तरीके से सटायर करते हैं, ये अटैक करते हैं। उसका एक नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके स्टीफन गोसॉन बताते हैं कि उस टाइम की जो बॉडी कॉमेडीज, मैंने आपको कहा था कि ये जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा बॉडी कॉमेडीज को दिखाया जा रहा है, मतलब कि सेक्सुअल कंटेंट, लस्टफुल कंटेंट एंड आपका फ्रिवलस कंटेंट को आपके थिएटर एंड पोएट्री के थ्रू बहुत ज्यादा यूथ तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो यूथ है वो इमोरल हो गई है, करप्ट हो गई है, रिलीजियस बिलीव्स एंड अपने गॉड के वर्शिप से बिल्कुल दूर चली गई है। आप सभी को पता है कि स्टीफन गोसॉन एक प्योरिटन थे, तो ना सिर्फ अपनी स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर ये आपके थिएटर, प्लेज एंड पोएट्री को अटैक करते हुए दिखाई देते हैं, अपने और भी कई सारे वर्क्स के बारे में वो अटैक करते हैं उस टाइम के एलिजाबेथन ड्रामा एंड पोएट्री को, एंड यही चीज आपके इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो आंसर आपका बन जाता है स्टीफन गोसॉन एंड दिस क्वेश्चन आल्सो एक्ट्स एज अ रिमाइंडर कि अब आपको इन राइटर्स के थोड़े और क्रिटिकल वर्क्स में या फिर थोड़ी सी और जानकारी में डीप में जाना पड़ेगा, जो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। आपको यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर कुछ वर्क एंड कुछ क्रिटिकल टर्म्स दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग को 4 क्रिटिक्स दिखाई देते हैं। तो अब हम लोग को मैच करना है इनके टर्म से या फिर इनके वर्क से। सबसे पहला जो हम लोग को दिखाई देता है वो है स्टीफन गोसॉन, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन। हम सभी को पता है कि स्टीफन गोसॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा था जिसमें इन्होंने पोएट्री को डीजेनरेट करने की कोशिश की थी, एंड फिलिप सिडनी हमारी पोएट्री को डिफेंड करने के लिए अपना अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखते हैं, तो ये इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर जाएगा। देन वी हैव द इंडिविजुअल टैलेंट। अब ये एक बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके यूजीसी नेट के थ्रू। टीएस इलियट का वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो 1919 में पब्लिश हुआ था। तो पूरे वर्क को ना देख के उसके एक आधे पार्ट के बारे में बात की है विच इज इंडिविजुअल टैलेंट, जिसके बारे में इन्होंने अपना एक बहुत ही क्रिटिकल एसे लिखा हुआ है। तो ये आप टीएस इलियट से बड़े आसानी से मैच कर
सकते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में। देन वी हैव द फेमस क्रिटिकल टर्म ऑफ अरिस्टोटल, दैट इज कैथारसिस। हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस का जो एक सेफ आउटलेट निकलता है जब आप किसी ट्रेजेडी में कैथारसिस, पिटी एंड फियर का जो इफेक्ट देखते हो, वो आपके अरिस्टोटल ने बताया था, तो ये भी बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए मैच करना। देन वी हैव स्वीटनेस इन लाइट। हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फेमस ऐसे कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस एंड लाइट, दैट इज फीलिंग्स प्लस इंटेलेक्ट के फ्यूजन के बारे में बात की है, जो ये मानते हैं कि एक वर्क में या फिर हमारे कल्चर में जरूर से होनी चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसको आप इन पर्टिकुलर क्रिटिकल टर्म्स के थ्रू मैच कर सकते हो, एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जून 2015 में पूछा गया है आपसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कुछ इस तरीके से है। फिलिप सिडनी डिफेंडेड पोएट्री अगेंस्ट सच डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एज द मदर ऑफ लाइज एंड द नर्स ऑफ अब्यूज। हिज मेन आर्गुमेंट हियर इज, तो हम सभी को पता है कि फिलिप सिडनी ने अपॉलजी फॉर पोएट्री लिखा क्योंकि आपके प्यूरिटन स्टीफन गोसॉन आकर कहते हैं अपनी स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर कि भाई आपकी जो पोएट्री है इज द मदर ऑफ लाइज एंड द नर्स ऑफ अब्यूज। तो इसमें यहाँ इस पर्टिकुलर एसे के अंदर आपके फिलिप सिडनी का जो मेजर आर्गुमेंट है वो ये है कि पोएट कैन नॉट लाई बिकॉज ही इज नॉट क्लेमिंग टू टेल अस द ट्रूथ। आपके फिलिप सिडनी ने बताया है इस पर्टिकुलर एसे में कि पोएट्री ना ही हिस्ट्री की तरह कोई भी फैक्ट स्टेट करती है, ना ही फिलोसफी की तरह आपको कोई मॉरल सिखाने की कोशिश करती है। जो हमारी पोएट्री होती है अपार्ट फ्रॉम ऑल द जॉनरास इन लिटरेचर, वो फिक्शनल होती है, मतलब कि काल्पनिक होती है, इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, एंड अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वो एक ऐसी दुनिया हमें बनाकर देती है जो एक्चुअल दुनिया से भी ज्यादा सुंदर होती है। तो जब हमारी दुनिया में सब कुछ काल्पनिक है, फिक्टिशियस है, तो कहां से बात आती है कि भाई हम लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इनका स्टेटमेंट है मेजर आर्गुमेंट बन जाता है हमारे या फिर इनके क्रिटिकल एसे का, जो कहता है कि भाई पोएट्री या पोएट झूठ बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस वो किसी भी चीज को क्लेम करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे हिस्ट्री आपको फैक्ट स्टेट करने की कोशिश करेगी या फिलोसफी आपको बोलेगी कि इसी रास्ते पे आपको चलना चाहिए, ऐसा कुछ हमारी पोएट्री नहीं करती है। एवरीथिंग इज फिक्टिशियस, एवरीथिंग इज इमेजिनेटिव एंड इज सो क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल दैट इट पासेस या बिल्कुल ओवरलुक कर देता है आपकी जो नेचुरल वर्ल्ड में जितने भी फ्लॉज हैं उससे कहीं ज्यादा आगे हमारी पोएट्री निकल जाती है। लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलती है क्योंकि एवरीथिंग इज काल्पनिक या फिर फिक्टिशियस। सो दिस वाज हिज मेन आर्गुमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिसंबर 2015 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द क्रिटिकल एसे ऑफ फिलिप सिडनी। In the defense of poesy, Sidney says, now as in geometry, the oblique must be known as well as right in the arithmetic, the odd as well as the even. So in the actions of our life, who said, not the filthiness of evil, wanted great foil to perceive the beauty of virtue. अब ये अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा कि भाई ये क्या बोला, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पढ़ा है तो आप इसको तुरंत बना ले जाओगे। Which of the following forms of poesy offers a foil that helps us perceive the beauty of virtue? यहाँ पर आपसे सीधी साफ बात बोली गई है कि अगर आपको किसी गुड कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्रिशिएट करना है तो उसके ऑपोजिशन में कौन सा एज अ फॉइल कैरेक्टर होना चाहिए या एब्सर्ड कैरेक्टर होना चाहिए, जिसको देखने के बाद आप उस गुड कैरेक्टर की बिहेवियरिज्म्स और उसकी मैनरिज्म्स को थोड़ा और अप्रिशिएट करते हो। ज्योमेट्री और अर्थमेटिक एंड मैथ्स वगैरह का एग्जांपल लेकर बताया है कि प्लस के साथ साथ आपका हमेशा जब माइनस होता है एक ऑपोजिशन फैक्टर होता है, तभी आप किसी चीज की वैल्यू को ज्यादा अच्छा समझ पाते हो। हेंस कॉमेडी आपका आंसर है यहाँ पर कि जो कॉमेडिक फीचर्स होते हैं, कॉमेडिक एलिमेंट्स होते हैं या फिर कॉमेडी जो आपका जॉनरा होता है, ऐसे एब्सर्ड कैरेक्टर्स को या फिर ऐसी चीजों को दिखाने की कोशिश करता है जिनको देख के लगता है कि अरे इसके अंदर तो ये स्टूपिड एक्टिविटीज है। उन स्टूपिड एक्टिविटीज ऑफ अ कैरेक्टर को देखने के बाद जो अच्छा एंड आपका वर्चुअस कैरेक्टर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो। हेंस कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो एक्ट्स एज अ फॉइल की उसके होने की वजह से आपको जो आपका मेन कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आने लगते हैं। एंड दिस वाज द
मीनिंग ऑफ दिस इंटायर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे एंड जज कर पा रहे होंगे कि फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इनके सेमाइनल क्रिटिकल एसे को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, जिनसे आपके इन टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप मेरे लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोर्स के अंदर जाकर बड़ी ही आसानी से एंड बहुत ही सिग्रीगेटेड एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर में इनके एसे को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड ना सिर्फ फिलिप सिडनी को, आप और भी सभी क्रिटिक्स को एज वाइज पढ़ सकते हैं मेरे इसी कोर्स के अंदर। तो मेक श्योर आप जरूर से इस कोर्स को चेकआउट करें। अगर आपको इनके फ्री डेमो लिंक्स देखने हैं तो आप हमें इस नंबर पर अगर मैसेज करेंगे तो आपको फ्री डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, जो इसी पैटर्न पर बहुत ही सिग्रीगेटेड एंड टॉपिक वाइज लेक्चर्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाता है। एंड अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अलग से लगाना है टू जज योर प्रिपरेशन कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है एक सेक्शन से, तो भी आप इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करा सकते हैं। मेरे यूट्यूब के सभी प्लेलिस्ट एंड सभी वीडियो लेक्चर से आप जुड़े रह सकते हैं, जहां पर आप डेली बेसिस पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में क्लियर कर लेते हैं। एंड आपको जरूर से मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी पार्ट बनना चाहिए, बिकॉज हेयर यू कैन सी ऑल द फ्री एंड प्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड अदर सर्विसेज जो आपको मिलती हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए एंजॉयबल था एंड यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी इजीली। मेक श्योर कि आप वीडियो नंबर 2 को जरूर से चेकआउट करें, बिकॉज इसके तुरंत बाद आपको और क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर टॉपिक से मिल जाएंगे। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर फॉर यू। डू लीव मी योर फीडबैक बिकॉज आई लव टू हेयर फ्रॉम यू। एंड आपके मैसेजेस एंड आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड मुझे आपकी जो नीड्स हैं उनको समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। सो मेक श्योर यू डू लीव अ कमेंट। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।